और महिला दिवस के इस मौके पर हमारे साथ दो मेहमान इस समय जुड़ी हुई हैं। काफी खास ये मेहमान हैं, आपका परिचय इनसे करवा देते हैं। रानी गुप्ता जी जो कि महिला इंस्पेक्टर हैं, इनके अलावा डॉक्टर संध्या व्यास जी जो कि इंदौर महिला बाल विकास विभाग से हैं। मैं दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। रानी गुप्ता जी, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आप एक महिला इंस्पेक्टर हैं और आज तो महिला पुलिस कर्मियों को खास दिल्ली में भी काफी सम्मान देने की घोषणा की गई है। मैम, एक सीधी सी बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज के दिन इतना शोर मचेगा महिला दिवस को लेकर, बाकी के दिनों में आप कैसा महसूस करती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। देखिए, हम लोग महिलाओं के प्रति जागरूकता का और सुरक्षा के प्रति तो हर दिन जागरूक करते रहते हैं, उनके प्रति कार्य करते रहते हैं। एक पर जो एक खास मोटिवेशन का दिन होता है, उसे एक सेलिब्रेशन मोटिवेशन को आज सेलिब्रेट करते हैं। और जो समाज में निरंतर हमारी प्रगति कर रही महिलाएं जो समूह बना रही हैं, जो निरंतर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रेरणा के स्रोत बनी हुई हैं, उन्हें सम्मानित करने का शुभ अवसर हमें किसी न किसी दिन चाहिए होता है। तो हम उस दिन को आज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बनाकर उन्हें आज सम्मानित करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि वो किसी न किसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहें और उनको सुरक्षा के प्रति कहें कि हम उनकी सेवा में 24 घंटे तक पाएं। ठीक है, डॉक्टर संध्या व्यास, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? रोजाना कोई ना कोई ऐसा मसला आपके सामने महिलाओं से जुड़ा आता होगा जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसे में आज का दिन हम तमाम महिलाओं को देख रहे हैं कि उनको सम्मानित किया जा रहा है या उनको मोटिवेट किया जा रहा है, जैसा कि रानी गुप्ता जी ने भी कहा। अन्य दिनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि हर दिन हम महिलाओं के लिए ऐसा ही रहे कि आज भी महिला दिवस है? जी, मैं सोचती हूँ कि आज का ये जो शोर है, आज की ये जो धूम है, इसकी गूंज इतनी रहे कि ये साल भर गूंजता रहे। और साल भर जो बातों का, आज जो चर्चाओं का सिलसिला शुरू हुआ, वो कार्य रूप में परिणित होके साल भर हमारे सामने आता रहे। और जैसे मैं संयुक्त संचालक हूँ महिला बाल विकास की इंदौर संभाग की, तो हमारा ज्यादा काम ये होता है कि महिलाओं का जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हिंसा होती है, जो भी महिलाओं के साथ इनजस्टिस होता है, उसको कैसे हम पुनर्वासित करें, उसको कैसे हम समाज की मुख्य धारा में जोड़े और कैसे महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनको अच्छे से संचालित करें। तो इसके बारे में आज भी और 3 दिन तक हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत चर्चाएं परिचर्चाएं होंगी, बहुत सारी योजनाएं आकार लेंगी और हम पूरे उत्साह से उसको संचालित करेंगे। ऐसा हम सब लोगों की प्रतिबद्धता है। बिल्कुल, जो प्रतिबद्धता आपकी है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को इन तमाम योजनाओं का लाभ जरूर मिले और वो खुद अपने आप को मजबूत महसूस कर सकें। रानी गुप्ता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मैम, वैसे ही पुलिस कर्मियों का काम काफी कठिन होता है, दिन रात एक करके उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में एक महिला होने के नाते आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको भी? अब आप जैसे जानते हैं कि हम लोग महिलाएं, हमें अपने घर का भी कार्य करना पड़ता है और बाहर का भी कार्य करना पड़ता है। इस चीजों में महिलाओं की सहन शक्ति और शक्ति की हम जाहिर सी बात अदा देंगे। हमें अपना व्यस्त जिंदगी से अपने निजी कार्य के लिए भी समय निकालना पड़ता है और कानून के प्रशासन में भी सहयोग करना पड़ता है। जो भी विवेचनाएं होती हैं उन्हें सुनना होता है और जो पीड़ित महिलाएं हमारे पास आती हैं अपनी समस्याएं लेकर के, उनका भी निस्तारण करना होता है। और उसके बाद जो हमें स्वयं समय मिलता है, उसमें मैं महिलाओं को जागरूक करती हूँ, प्रेरित करती हूँ और बालिका शिक्षा के लिए कहती हूँ कि हर बालिकाएं पढ़े, जो बालिकाओं का प्रतिशत है वो 100% की ओर बढ़े। ऐसे में आपको आपके विभाग की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग मिलता है? जितना क्या हम अपेक्षा करते हैं उतना सहयोग आपको मिल पाता है रानी जी? अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैं जनपद जालौन में नियुक्त हूँ और मैं महिला शक्ति की प्रभारी हूँ, तो मुझे ये खास जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने कार्य को करते हुए हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं, जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है, उनको दूर करने के लिए आप स्वयं भी महिलाओं के बीच जाएं और उन्हें प्रेरित करें कि अपने जो उत्पीड़न है उनका विरोध करें और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग करें। और सहयोग की बात रही तो सहयोग तो थोड़ा ही रहता है, मगर हमारी जो अंदर से प्रेरणा होती है उससे हमारा जज्बा होता है कि नहीं, जैसे हम किसी चीज से निकल के आए हैं, मैं बन गई हूँ, मेरे समाज की भी बेटियां वैसे ही बने और हम उनका उत्साहवर्धन करें और उन्हें प्रेरित कर सकें।
बिल्कुल डॉक्टर संध्या, एक अहम जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती है और कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने में या उनको मजबूती प्रदान करने के काम आते हैं। क्या वाकई में जमीनी हकीकत पर महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है? क्या वो जानती हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कितने कानून बने हुए हैं, या आज भी स्थिति ऐसी है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है? ये तो जो आपका सवाल है, इसका जवाब ये ही है कि मैं ये कह दूं कि पूरी जानकारी है तो भी गलत होगा, और मैं कहूंगी कि कुछ भी जानकारी नहीं है तो भी गलत होगा। आधा ग्लास भरा है और आधा खाली है, लेकिन हमारा ये ग्लास पूरा भरा होना चाहिए। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, और इसके लिए ही आज जो हमने 3 दिवस का जो कार्यक्रम रखा है, इसमें हर गांव में ग्राम सभा रखी है और हर गांव में इन अधिकारों पर, इन कानूनों पर, इन योजनाओं पर, इन सब चीजों पर संवेदीकरण होगा, इन सब चीजों पर जानकारी होगी, जानकारी दी जाएगी। सारी ग्राम पंचायतें प्रदेश की सभी में ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, और ये प्रयास है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है कि पूरी जानकारी हो, पूरी कानूनी साक्षरता हो। ये लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन इस दिशा में हम चल रहे हैं, हम रुके हुए नहीं हैं। बिल्कुल। और अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के बारे में अगर मैम बात करें संध्या जी, तो उनकी स्थिति आप कैसी देख रही हैं? उनके सामने तो तमाम तरह की चुनौतियां होती हैं, उसके बावजूद वो खड़ी रहती हैं। ऐसे में वो आगे आए, साक्षरता की दर उनके लिए ज्यादा बढ़े, उनकी बच्चियां पढ़े, ये कितनी प्रायोरिटी है आप लोगों के लिए? ये बहुत ज्यादा, हम जितनी शाला त्यागी बालिकाएं हैं उन सब चीजों, उन सब की हमने लिस्टिंग की है। उन बच्चियों को हम स्कूल से जोड़ रहे हैं और उनकी जो लाइफ स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो सारी चीजों पर काम हो रहा है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है, वास्तव में हमें आज के इस युग में भी जब हम महिलाओं पर अत्याचार देखते हैं, शाला त्यागी बालिकाएं देखते हैं गांव में, तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो हमारी सारी, कोई भी बालिका स्कूल से बाहर नहीं होनी चाहिए थी। सारी महिलाएं अपने लिए बहुत जागरूक, और भी ज्यादा जागरूक हो जानी चाहिए थी। तो वो भी है, एक असंतोष भी रहता है, लेकिन प्रयास जारी है और सभी दिशाओं में हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। रानी गुप्ता जी, एक बात आप मुझे ये बताइए, जब किसी तरीका का मामला सामने आता है, आपके सामने कई मामले आते होंगे, खासकर रेप के मामले ज्यादातर अब सामने आते हैं। कई घटनाएं तो ऐसी होती हैं जिनमें बच्चियां या लड़कियां सामने निकल कर आती नहीं है और उन्हें तो इग्नोर तक कर दिया जाता है। छेड़खानी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, राह चलते कोई अगर आपको छेड़ जाता है तो ऐसी घटनाओं को तो शायद हमारा समाज सीरियसली ही नहीं लेता, गंभीरता से लिया नहीं जाता, और लड़कियां भी भूल जाती हैं कि ठीक है, कुछ हो गया था, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। इनके लिए जागरूक करना कितना जरूरी है? और हम ऐसे केसेस में ये भी देखते हैं कि पुलिसकर्मी भी यही सोचते हैं कि चलिए रफा दफा कर देते हैं, छोटी सी ही घटना थी। देखिए, आज के जो हमारे जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक हैं डॉक्टर यशवीर सिंह, इस उत्पीड़न के मामले में बहुत ही जागरूक है, और उन्होंने हर तरीके से हमें हिदायत दे रखी है कि अगर महिला संबंधी कोई भी अपराध आता है तो उसे आप बहुत ही अच्छे से डील करेंगे, और कोई भी हीनियस क्राइम होता है तो तत्काल उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सूचित करेंगे। अगर कोई भी बात आती है, हमने इसी क्रम में हर थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना भी कर रखी है, और महिला चौकी की भी स्थापना हो रही है। हमारी टीम और एंटी रोमियो टीम, स्क्वाड टीम स्कूल कॉलेजों के आसपास सिविल ड्रेस में और वर्दियों में पुलिस मित्र बन करके भी भ्रमणशील रहती है, और उनके बीच जाकर के हेल्पलाइन नंबर और अपने पर्टिकुलर CUG नंबर भी वितरित करती है, और बोलते हैं कि आपको कोई भी बात हो तो हमसे जरूर बताएं। अगर वो बताएंगे तो हम त्वरित कार्रवाई करते हैं। और जैसे छोटी मोटी बातें होती हैं जो बच्चियां भूल जाती हैं, ये आसपास ऐसा जो माहौल है पहले तो था, मगर अब जैसे जैसे कि समय में बदलाव आ रहा है, बच्चे भी अपने अधिकारों को जानने लगे हैं, महिलाएं भी अपने अधिकारों को पहचानने लगी हैं और पीड़ित का विरोध करने के लिए आगे आ रही हैं। इसी क्रम में जैसे ही हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है, हम उसके ऊपर निर्णय जरूर लेते हैं। हाँ, अगर एप्लीकेशन नहीं आ पाती है तो हमारे पास बनता हो जाती है कि हम चाह करके उस पर कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हम महिलाओं से यही कहेंगे कि वो सामने आए और अपनी बात को रखें। जब वो खुद न्याय के लिए कहेंगे तो हमारी भी ताकत डबल हो जाती है और उनको न्याय दिलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा कर लड़ सकते हैं।
की बात करें तो अब यहाँ पर जगह जगह महिला थाना खुल गए हैं, उससे भी ज्यादा महिला डेस्क का अब तो जो है स्थापना की गई है। मैंने अभी हाल फिलहाल में काफी तस्वीरें भी देखी थी। तो ये महिला डेस्क, महिला थाना और हेल्पलाइन नंबर कितने उपयोगी साबित हो रहे हैं महिलाओं के लिए? क्या वाकई में इन नंबर्स पर कॉल आते हैं हेल्प के लिए, मदद के लिए? जी हाँ, जैसे कि मैं 1090 के सारे कॉल्स वगैरह देखती हूँ और हमारे जो थाने की अपने यहाँ का कंट्रोल रूम है वो सभी को निर्देशित करता है, और यहाँ तक कि हमारे PRV 112 नंबर भी उन कंट्रोल रूम से पहुंचती है। बिल्कुल। डॉक्टर संध्या व्यास, आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि हम साक्षरता को लेकर बात कर रहे थे कि अभी भी महिलाएं उतनी जागरूक नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी पीछे हैं। आप क्या वजह मानती हैं? हालांकि हर क्षेत्र में अब महिलाएं हैं, हमारे देश की मैं बात करूं तो हर क्षेत्र में महिलाएं हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, किसी भी मायने में पीछे नहीं है। लेकिन अभी भी जो एक वर्ग आगे नहीं आ पा रहा है, पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कार्यक्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसकी वजह आप क्या मान रही हैं? क्या रोक रहा है उन्हें? बहुत सारे कारण हैं। जी। जब हम मेरा जो संभाग है ये, इसमें बहुत सारा ट्राइबल इलाका आता है, जनजातीय इलाका आता है। वहां पर हम देखते हैं कि कई बालिकाएं रेगुलर स्कूल नहीं जाती हैं, या कई बालिकाएं नाम तो दर्ज है पर उतना पढ़ती नहीं है और धीरे धीरे उनकी पढ़ाई छूट जाती है। इसके लिए बहुत सारी चीजें, जिम्मेदारियां उनकी जो घर की जिम्मेदारियां हैं। और एक मैं ये सोचती हूँ कि जो गांव में वातावरण होता है, जो एक अगर उसको बाहर पढ़ने जाना है तो वहां जाने के लिए जो सुरक्षा का वातावरण है, जो मन में भय है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, तो ये बहुत सारी चीजें। और ये हर्डल मैं आपको बताऊं इतनी छोटी छोटी है कि अगर हम उसको टाइमली सॉल्व कर ले तो वो हर्डल सॉल्व भी हो सकती है। जैसे अगर लड़कियों की जाने की दिक्कत है तो कई जगह हमने ऐसे प्रयोग किए हैं कि ग्रुप में लड़कियां जा सके, या उनकी सुरक्षा की व्यवस्था हो सके, या ग्राम पंचायत उस बात पे कुछ ध्यान दे दे, या फिर अगर कोई छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं लड़की के घर पे काम संभालने की, उसको हम कैसे काउंसलिंग करके कैसे उसका समाधान निकाल के काम करें, तो ये सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। और कई बार लड़कियों की शादी वगैरह की जो तैयारियां हो जाती है उससे भी शाला त्यागी बालिकाएं हो जाती हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं, विभिन्न कारण हैं। कई जगह तो ऐसी भी मान्यता होती है गांवों में या आदिवासी क्षेत्र में कि लड़की पढ़ेगी। जैसे मैंने कुछ स्टडी की थी तो उसके फिर ये है कि हमारे घर में गाय है, गाय को कौन देखेगा, जबकि ये ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती है। तो टाइमली इंटरवेंशन इसके लिए जरूरी है। इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही बच्ची की पढ़ाई छूटने लगे उस समय क्या कारण है, क्यों पढ़ाई छूट रही है और उसको कंटिन्यू कैसे करना है। और गांव में अगर पढ़ाई छोड़ने का वातावरण बन जाता है कि 2-3 लड़कियां छोड़ देती है, तो पढ़ाई का पैशन भी कैसे बनाए कि नहीं पढ़ाई करना जरूरी है, एक उनके बीच में सकारात्मक वातावरण कैसे क्रिएट करें। ये छोटी छोटी चीजें भी काम कर सकती है और इसके हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश ना सिर्फ सरकार को करनी चाहिए बल्कि समाज को भी इसमें आगे आना होगा, तभी जाकर हम महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज और एक वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। मैं आप दोनों का ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि 8 मार्च यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई में हम सही मायने में महिला दिवस मना पा रहे हैं, या आज भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो मुंह बाए खड़ी हुई हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये 1975 की बात है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर मनाते हुए पहली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया था। 2 बरस बाद 1977 में यूएन जनरल असेंबली ने सभी सदस्य देशों को बुलाकर 8 मार्च को महिला अधिकार और विश्व शांति के लिए यूएन डे घोषित किया। उसके बाद से ये 45वीं बार है जब भारत समेत पूरी दुनिया जो है आज वुमेन्स डे मना रही है। लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल खड़ा है कि आखिर साल में एक दिन वुमेन्स डे मना लेने से क्या कुछ बदल गया है, या फिर ये सिर्फ एक रस्म अदायगी है। आंकड़े तो यही कहते हैं कि दुनिया भर में बदलाव जिस तेजी से होने चाहिए थे वैसे हुए नहीं। भारत में तो महिलाओं के हालात और भी परेशान कर देने वाले हैं। तमाम सरकारी और सामाजिक कोशिशों के बाद देश में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन इस पढ़ाई को उसी दर से करियर में बदलना महिलाओं के लिए अब भी दूर की कौड़ी ही नजर आता है। जमीनी सच का अंदाजा इस एक तथ्य से लगाया जा सकता है कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाली लड़कियों में 40% को ही
ही विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलता है, जबकि लड़कों में यह दर 63% है। आजादी के 73 साल के बाद भी नौकरशाही हो या जुडिशरी, महिलाओं की नाम मात्र मौजूदगी है। कुछ ऐसा ही हाल देश का सर्वोच्च भारत रत्न जैसे सम्मान और फिल्म फेयर जैसे बेहद मशहूर अवार्ड का है। इनमें भी महिलाओं के नाम जो है कुछ ही दिखाई देते हैं, इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं है। तो सवाल काफी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम एक दिन मना लेते हैं, कि क्या वाकई में इससे कुछ बदलाव होता है या फिर समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका परिचय करवा देते हैं मेहमान से। वंचना सिंह परिहार जी, जो कि प्रशासक वन स्टॉप सेंटर महिला बाल विकास इंदौर से हैं। मैम, स्वागत है आपका ANP न्यूज पर। और मेरा सीधा सा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज देश के साथ साथ पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन क्या वाकई में सही मायनों में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना पा रहे हैं या अभी भी बहुत कमियां हैं? नमस्कार। और मैं ये बोलूंगी कि हम वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर में जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है, और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उस कमियों को पूरा करने का प्रयास समाज के साथ साथ सभी कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकार के साथ, बिल्कुल मैम, सरकार के साथ समाज भी अपनी अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, लेकिन इन कोशिशों के बीच जो बाधाएं आ रही हैं वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए मैम, ये सबसे सही सवाल है आपका कि जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, वो भी समाज से ही आई हैं, क्योंकि सरकार योजनाएं बना सकती है, प्रशासन उनका क्रियान्वयन कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो बिहेवियर चेंजेस है वो समाज में आना है। तो समाज के लोगों के द्वारा जो बाधाएं हैं उसे समाज द्वारा ही दूर किया जा सकता है। हमारे 1950 में जब से संविधान लागू हुआ है तब से महिला समानता की बात की जा रही है। हमारे संविधान में महिला को समान अवसर दिए गए हैं, लेकिन समाज के द्वारा उसका एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से कहीं ना कहीं कोई कमी हमें दिखाई देती है। तो समाज से अपील की जानी चाहिए। मैं आज इस मंच से समाज से अपील करती हूँ कि जो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में, महिला समानता की, महिला सम्मान की, तो ये अपने दिल में पैदा करें। हर व्यक्ति, हर नागरिक के दिल में यदि महिला सम्मान और महिला समानता की भावना आ जाएगी तो महिलाएं सुरक्षित, समान अवसर के साथ साथ सम्मानित महसूस करेंगी। बिल्कुल, अभी यहाँ पर बात यह है कि अगर महिलाएं खुद चाहती भी हैं कुछ करना, तो अक्सर ऐसे मामलों में ये देखने को आता है कि या तो परिवार जो है बेड़ियां जकड़ देते हैं या फिर समाज के डर से वो खुद ही आगे कुछ नहीं कर पाती। अभी भी ऐसी कई कुरीतियां हैं जिनमें हम रोजाना देखते हैं कि किस तरीके से ऑनर किलिंग होती है। इसके अलावा आज भी बाल विवाह जैसी प्रथा कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां चली आ रही है और अभी तक उनको हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो इन कुरीतियों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि डर के कारण भी आजकल लड़कियां बाहर नहीं निकल पा रही, चाहे वो ग्रामीण समाज हो या शहरों के हालात तो अब और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। तो ऐसी स्थितियों से निपटने की जिम्मेदारी किसकी है? मैम, इस स्थिति में जो आप बोल रहे हैं, तो शासन प्रशासन के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम और भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे अधिनियम बने हुए हैं, बहुत कठोर दंड के प्रावधान हैं, उनको अप्लाई किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करके समाज के सामने एग्जाम्पल, उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अभी जो सुरक्षा की बात आपने की है, इसी सुरक्षा के लिए मैं बताऊंगी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान सर द्वारा 11 जनवरी को सेफ सिटी कार्यक्रम का इनॉग्रेशन किया गया है, जो कि महिला सुरक्षा से संबंधित है, और उसी दिशा में हम लोग बहुत ज्यादा कार्यरत है। पूरा जिला, मैं इंदौर जिले में वन स्टॉप सेंटर प्रशासक हूँ। यहाँ पर हमारे आदरणीय कलेक्टर सर श्री मनीष सिंह सर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर CL पासी सर, IG सर श्री हरिनारायण चारी मिश्र सर एवं समस्त वरिष्ठ अधिकारियों एवं समाज के सहयोग से, सिविल सोसाइटी, NGO के सहयोग से हम रात दिन इसी कैंपेनिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आपको सुरक्षा की दृष्टि में भी शहर को अच्छा बनाना है, नंबर 1 बनाना है। और इसके लिए हम सभी सिविल सोसाइटी का आह्वान करते हैं, समाज का आह्वान करते हैं कि वो आए और इस दिशा में आगे बढ़े, शासन प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। यदि कभी कहीं पर भी
ऐसी आपको घटनाएं घटित दिखाई दे रही हैं, तो तुरंत उसे पुलिस और प्रशासन के समक्ष लाएं और पुलिस प्रशासन न्याय व्यवस्था के साथ मिलकर एक ऐसी कड़ी सजा का प्रावधान करेगा जो समाज के लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत होगा और इस तरीके की चीजों पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वंजना सिंह जी, एक फैक्ट ये भी है कि केरल जैसे राज्यों में जो महिलाओं की, लड़कियों की साक्षरता दर है वो हमारे इधर नॉर्थ में कम ही देखने को मिलती है। इसकी क्या वजह है? केरल जैसे जो भी साउथ की स्टेट है वहां पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित भी ज्यादा हैं और पढ़ने लिखने में भी काफी आगे हैं, जबकि नॉर्थ में ऐसा देखने को कम मिल रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? सर मैम, इसके लिए तो मैं आपको एक बहुत सीधा सा बताना चाहूंगी कि मातृ सत्तात्मक समाज और पितृ सत्तात्मक समाज को दो प्रकार से जो बांटा गया था हमारे प्राचीन समाज में, उसकी जो कहते हैं ना कि नींव होती है। तो चूंकि साउथ इंडिया में हमारे मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था प्राचीन समय से, तो वहां पर महिलाओं को अधिकारिता शुरुआत से ही मिली है। और जो नॉर्थ इंडिया है ये हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल चेंजेस नहीं आए हैं, काफी चेंजेस आए हैं। इन 75 सालों में हमने बहुत वृद्धि की है। साक्षरता दर में भी हमने बहुत अच्छी लिया हुआ है, लिंगानुपात भी हमारा सुधरा है, और जो अवसर की समानता है, जो कामकाजी महिलाओं की जो दर है वो भी धीरे धीरे सुधर रही है। मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो महिला सरपंचों की संख्या बहुत बढ़ रही है। तो धीरे धीरे हम प्रयासरत हैं कि ये जो डिफरेंस आता है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में, ये खत्म हो और पूरे भारत में एक समान शिक्षा साक्षरता दर हो और एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं आगे आ सके। और एक चीज़ ये भी देखने में आती है कि काफ़ी कोशिशों के बावजूद जो लड़कियां पढ़ने जाएं, इसके लिए कोशिशें सरकार की तरफ से की गई हैं, तो ये संख्या तो बढ़ा दी गई है, लेकिन चाहे वो जुडिशरी हो या फिर बड़े बड़े जो पद हैं वहां पर भी महिलाओं की संख्या भी नाम मात्र की ही देखने को मिलती है। इसकी क्या वजह है? क्यों उतनी संख्या नहीं हो पा रही है जितनी हम पुरुषों की देख लेते हैं? देखिए मैम, जब परिवर्तन होता है, जब सामाजिक परिवर्तन की हम बात करते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन में दो प्रकार से परिवर्तन होता है। एक संरचनात्मक परिवर्तन होता है और एक आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। जहां पर सांस्कृतिक परिवर्तन की बात आती है वो विचारों में परिवर्तन की बात है। आज हमने संरचनात्मक परिवर्तन बहुत कर दिया है, हमने अधोसंरचना का निर्माण कर दिया है, हमने जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर दिए हैं, हमने नियम कानून बना दिए हैं। बट किसी का कल्चरल चेंज जो होता है, उसके बिहेवियर चेंज पे होता है। जो मॉडर्निटी की बात होती है वो सोच पर निर्भर करती है। सोच परिवर्तन समय लेती है। जैसे हम बात करते हैं कि जो पुनर्जागरण के अग्रदूत थे हमारे, उन्होंने जो काम किया उसको भी कंप्लीट करने में 100 साल 150 साल लगे हैं। आज भी हम एक तरीके का नवीन पुनर्जागरण की हम बात कर रहे हैं और महिला समानता की बात कर रहे हैं। पितृ सत्तात्मक समाज में इस प्रकार की समानता लाने में, वैचारिक परिवर्तन लाने में समय लगता है, लेकिन हम सफल हो रहे हैं। इसके उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। यदि आज हम और आप आपस में बात कर पा रहे हैं तो यह वैचारिक परिवर्तन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज हमारे पास ये पायलट है, बीएसएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस पे फ्रंट में जीडी ऑफिसर हमारी जो महिलाएं हैं, तो हम कहते हैं कि वैचारिक परिवर्तन आ रहा है। बहुत बड़े बड़े पदों पर आज हमारी जो वित्त मंत्री हैं, इतने बड़े पद पे हमारी महिला अधिकारी हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ वैचारिक परिवर्तन आ रहा है। 100% अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आगामी वर्षों में यह वैचारिक परिवर्तन फलीभूत होगा और ये जो हम कहते हैं कि थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, ये अपवाद नहीं रहेंगे, ये बराबरी से साथ में रहेंगे। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी तमाम चर्चा के लिए इतने अहम मौके पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।